Hello everyone, how are you all? Welcome to Crystal International School. In previous video we completed chapter number 8, India Challenges and Solution, and in this chapter we will study about our economic system. So here the journey of rupee is given. Here you can see the number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is the journey of rupees. Okay, so you can see that first rupee is in bank, then it goes to farmers, okay, then to the market, then market yard, after that street vendors and vegetable shops and all, and then after that again it comes back to bank. So this is a journey of rupees. Now here 3 questions are given that मनी इश्यूड फ्रॉम बैंक रिटर्न्स टू बैंक. मनी जो है बैंक से इश्यू किया गया था और वापस बैंक में ही गया. तो ये प्रोसेस हमें लिखनी है कि बैंक से फार्मर ने लोन लिया, आफ्टर दैट फार्मिंग किया, फार्मिंग करने के बाद जो प्रोडक्शन हुआ उसे मार्केट में सेल किया, मार्केट में सेल करने के बाद वो होलसेल मार्केट में गया, होलसेल मार्केट में सेल होने के बाद वो जो रिटेल शॉपकीपर्स है वो शॉपकीपर्स के पास गया, उनके पास से हमारे पास आया, और हमने जब हमारे पास वो रुपया आया तो उसे हमारे पास जब सैलरी आई तो उसे हमने वापस बैंक में रखा. सो ये एंटायर प्रोसेस है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी योर मदर और फादर आर इन्वॉल्व. मतलब आपके मम्मी और पापा अगर जॉब करते हैं, हाउसवाइफ नहीं है मम्मी बट जॉब करते हैं मम्मी, एंड पापा जो है वो भी जॉब करते हैं, तो वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. फार्मिंग करते हैं, बिजनेसमैन है या डॉक्टर है, वॉट एवर. एंड थर्ड क्वेश्चन इज राइट अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच द इनकम ऑफ योर फैमिली इज़ यूज्ड. मतलब आपकी फैमिली में जो इनकम होती है, जो सैलरी आती है मम्मी की, पापा की या ब्रदर है और ग्रैंडपा अर्न करते, तो उनकी जो सैलरी है वो इनकम आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो. इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, फूड ग्रेन्स परचेज करना, क्लोथ परचेज करना, वॉट एवर, स्कूल फीस पे करना. सो अबाउट दैट यू हैव टू राइट. सो बेस्ड ऑन द अबोव आंसर, मीन्स कि ये जो ऊपर के आंसर है इससे हम कह सकते हैं कि पीपल जो है वो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ के जो अर्निंग पर्पस के लिए की जाती है. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है. एक है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड जो है दैट इज़ सर्विस सेक्टर. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर. तो लेट अस स्टडी द फर्स्ट वन, दैट इज प्राइमरी सेक्टर. सर्टन रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर एंड आर यूज्ड बाय अस. कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसी थिंग्स है जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती है और उसे हम यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स जो है वो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं. फार्मर्स ने क्रॉप्स ग्रो किया एंड आफ्टर दैट उसे मार्केट में सेल किया और हमारे घर पर आया और हमने उसे कुक किया. फ्रूट्स, दैट इज़ ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर. वेजिटेबल्स, दैट इज़ ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर. एक्सेप्ट दिस, इन सब के अलावा भी वी ऑब्टेन वुड, मेडिसिनल प्लांट. मेडिसिनल प्लांट मीन्स के ऐसे प्लांट्स जिनके जो लीफ है या जो फ्लावर्स है उसका एज अ मेडिसिन यूज़ होता है. देन गम एक्सेट्रा, ये सारे ही फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जो हमें नेचर से मिलता है. देन मिल्क, मीट, बोन्स एंड लेदर, ये हमें एनिमल से मिलता है. देन वी गेट फिश फ्रॉम वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सरफेस. बीनीथ द अर्थ सरफेस, बीनीथ का मतलब होता है इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर से हमें मिलते हैं मिनरल्स. सो इन शॉर्ट, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सारी ही
एक्टिविटीज़ जो है ये सब हमें रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक्सेट्रा प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अस फॉर फूड एंड इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स मीन्स के जो भी आइटम्स जो हमें मार्केट में मिलती है उसे प्रोड्यूस करने के लिए, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए, मैन्युफैक्चर मीन्स कि ऐसी प्रोसेस के जहाँ पर हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके कोई न्यू थिंग बनाते हैं। तो जो भी प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज़ में उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो दिस एक्टिविटीज़ जो है लाइक फॉरेस्ट्री, फार्मिंग और माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है फिशिंग एंड ऑल वो प्राइमरी सेक्टर में कैटेगराइज्ड है। देन सेकेंड वन इट इज़ अ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो है उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाई जाती है जिसे हम यूज़ करते हैं। डायरेक्टली फूड ग्रेन्स जो है वो जब हम घर पर लेकर आते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, लेकिन उसमें से जब प्रोसेस करके फिर उसे फाइनल प्रोडक्ट बनाकर हमारे घर पर लाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लाइक कॉटन हमने ग्रो किया, अगर रॉ कॉटन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, बट उसी कॉटन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसी कॉटन के सीड में से कॉटन ऑयल निकाला जाता है तो वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, बिकॉज उसे मैन्युफैक्चर किया, कॉटन सीड जो थे उस पर प्रोसेस करके उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया है। एक्सट्रैक्ट करना मीन्स ऑयल निकालना। ओके, सो सर्टन प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर सच दैट इट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट टू बी ऑफ एनी यूज टू अस। मतलब हमारे यूज़ के लिए किसी भी प्रोडक्ट को जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उस पर प्रोसेस करके उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है जो हमारे यूज़ में आता है। सो सच इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। These activities are called secondary sector. Example, manufacturing cotton textile from cotton. Cotton textile prepare करना, कॉटन क्लॉथ बनाना जो होता है, मैं कॉटन क्लॉथ प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द कॉटन। देन कॉटन सीड जो है उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना, शुगर कैन में से शुगर एंड जैगरी प्रिपेयर करना, जैगरी मीन्स गुड़ होता है। देन सॉइल में से ब्रिक्स बनाना, ब्रिक तो आपने देखी होगी, ब्रिक क्या होता है, ईंट जिसे कहते हैं। सो ये सब प्रिपेयर करना वो हमें नेचर में से डायरेक्टली नहीं मिलता है, बट नेचर में से जो थिंग्स, जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है उसको प्रोसेस करके ये थिंग्स प्रोड्यूस होती है। सो दीज आर कैटेगराइज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज, means of transport, means of communication, electrical equipments, consumer goods, chemicals and dyes, clothes, defense equipments, etc. are a part of the secondary sector. जहाँ पर लेस नंबर ऑफ पीपल वर्क करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जहाँ पर मोर नंबर ऑफ पीपल वर्क करते हैं मीन्स मोर देन 150 to 200 और 500 जैसे वर्कर्स काम करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जहाँ पर मशीनरीज मैन्युफैक्चर की जाती है, बड़े बड़े मशीन बनाए जाते हैं। अब जब मशीन हम यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, उसे हम यूज़ करते तो वो कहीं ना कहीं तो बनता ही होगा। उसे बनाने के लिए जो मशीनरी है वो मशीनरी भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर होती होगी। तो मशीनरी का मैन्युफैक्चर करना। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स बस है, रेलवे है, तो रेलवे ट्रैक बनाना या रेलवे के जो गॉर्जिस है उसे बनाना, वो भी दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। कम्युनिकेशन के मीन्स मतलब कि टीवी है, देन
मोबाइल है, इससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमारे घर में कितने सारे हैं, फैन इलेक्ट्रिकल है, एसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, टीवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है वो सारे ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, उसे मैन्युफैक्चर करना। कंज्यूमर गुड्स जो है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, देन केमिकल्स एंड डाइस बनाई जाती है, देन क्लोथ्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस इक्विपमेंट मतलब ऐसे इक्विपमेंट जिसका सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जैसे गन है वो किसी को मारने के काम आती है तो खुद के प्रोटेक्शन में भी काम आती है। सो दीज आर अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सी सेकेंडरी सेक्टर के 3 नेम्स है, एक तो सेकेंडरी सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, नाउ द थर्ड वन दैट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टर्टियरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर भी इसे कहते हैं, टर्शियरी। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कैन नॉट फंक्शन विदाउट दिस। सेकेंडरी सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर के बिना वर्क नहीं कर सकते। द रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और ट्रेडर्स फॉर विच वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम एसेंशियल। प्राइमरी सेक्टर ने रॉ मटेरियल दिया, सेकेंडरी सेक्टर ने उसे मैन्युफैक्चर किया, लेकिन उसी गुड्स को जिसे मैन्युफैक्चर किया गया है उसे या तो फिर रॉ मटेरियल जो है वो सेकेंडरी सेक्टर को देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो रिक्वायर है। हम लोग उसे शोल्डर पर लेकर तो नहीं जा सकते ना सेल करने के लिए, और अगर शोल्डर पर लेकर भी जाते तो बाय वॉक तो जाएंगे नहीं, डेफिनेटली बस में जाएंगे या व्हीकल पर जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के जो वेरियस मीन्स है जिसे ट्रेडर्स या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो यूज़ करते हैं। प्राइमरी सेक्टर वाले जो पीपल है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी सेक्टर को, और सेकेंडरी सेक्टर में उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसे पब्लिक तक ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर है। ट्रांसपोर्टेशन यू नो। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एयरवे, वाटरवे, रोडवे, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फ्यूल फैसिलिटी, पेट्रोल डीजल जो है वो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डिफरेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो फैसिलिटीज़ है इट इज़ डिफरेंट। ये बहुत ही एसेंशियल है टू मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग यूनिट। टेलीकम्युनिकेशन, लेटर्स, इंटरनेट एक्सेट्रा आर एसेंशियल। दूसरा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है, सेकेंड एसेंशियल है कम्युनिकेशन। अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए बिल चाहिए, ऑर्डर देना पड़ता है तो टेलीकम्युनिकेशन होता है, हम कॉल करके ऑर्डर देते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट के थ्रू मेल भेजा जाता है, टीवी पर ऐड दी जाती है ताकि ट्रेडिंग हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर एंड कम्युनिकेशन के यूनिट्स जो है लाइक लेटर भेजना या इंटरनेट के थ्रू मेल भेजना या टेलीकम्युनिकेशन करना, मोबाइल से कॉल करना, ये सब एसेंशियल है। टू सस्टेन द एंटायर नेटवर्क ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड। ये पूरा जो नेटवर्क है उसे सस्टेन करने के लिए, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है। जैसे हमने बिगिनिंग में मैंने आपको बोला कि बैंक से फार्मर ने लिया, क्यों? फॉर द फार्मिंग, तो बैंकिंग इज़ रिक्वायर्ड। इंश्योरेंस भी रिक्वायर है कि फार्मर जो है वो पुअर ही होते हैं, ज़्यादा रिच मोस्टली नहीं होते, सारे के सारे पुअर नहीं हैं बट मोस्टली फार्मर पुअर होते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं होते तो बैंक से लोन लेते हैं टू फार्म। सो ये सारी फैसिलिटीज़ भी रिक्वायर्ड है। एंड मॉडर्न टाइम्स में ATM, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विसेज
है। यहाँ पर हमको ये टेबल दिया हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी दी है, इसकी इफ़ेक्ट क्या होगी और ये क्या इंडिकेट करते हैं। अगर फार्मर जो है वो शुगर कैन को सेल करने से रिफ्यूज़ कर दे तो शुगर मिल्स का क्या होगा। शुगर मिल का ये होगा कि शुगर मिल बंद ही हो जाएगी, बिकॉज शुगर कैन के बिना तो शुगर बन ही नहीं सकती। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि सेकेंडरी सेक्टर मतलब शुगर मिल जो है वो प्राइमरी सेक्टर फार्मर के ऊपर डिपेंडेड है। हम फार्मर को नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकते। What if the textile mills in India decide to import cotton from other countries rather than purchasing it from the Indian farmers? Then what will happen to cotton farming? ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि फार्मर जो है वही अगर सेल करने से मना कर दे तो मिल बंद हो जाएगी। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मिल का जो मालिक है, ऑनर जो है, वो कॉटन जो है वो इंडिया के फार्मर से परचेज ना करके बाहर से एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट करे, तो क्या होगा। इन सच सिचुएशन क्या होगा कि हमारी कंट्री में जो कॉटन का प्रोडक्शन हुआ है वो एज इट इज़ रहेगा, वो सेल नहीं होगा, फार्मर्स को लॉस होगा, दोबारा वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। सो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसकी इफ़ेक्ट ये होगी कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने फार्मिंग के पीछे जो एक्सपेंस किया वो गया, इनकम बिल्कुल नहीं हुई और नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन भी नहीं होगा। और ये इंडिकेट करता है कि अगर सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है तो प्राइमरी सेक्टर भी सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड है। फार्मर जो है वो ट्रैक्टर, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड ये सब कुछ परचेज करते हैं। व्हाट इफ़ द प्राइस ऑफ पंप सेट एंड केमिकल फर्टिलाइज़र इंक्रीजेस? अगर पंप सेट एंड फर्टिलाइज़र की प्राइस इंक्रीज हुई तो क्या होगा। अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हुई तो डेफिनेटली फार्मर की जो प्रोडक्ट है, मतलब कि जो भी क्रॉप्स ग्रो किया है उसने, फार्मर ने, उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। सपोज़ वीट ग्रो की है तो वीट की प्राइस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। और वो ये इंडिकेट करता है कि दोनों सेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक में असर होती है तो उसकी इफ़ेक्ट दूसरे पर ऑटोमेटिकली दिखती है। Then food is required by those working in the secondary or tertiary sector. What if the transporters go on strike and refuse to bring vegetables, milk, etc. from the village? सेकेंडरी सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर, सबके लिए फूड तो रिक्वायर है। अगर ट्रांसपोर्टर्स जो है वो वेजिटेबल्स एंड मिल्क एंड अदर थिंग्स जो है वो विलेज से लाने के लिए मना कर दे कि हम नहीं लाएंगे, स्ट्राइक पर चले जाए, तो क्या होगा। इफ़ेक्ट क्या होगी। पहली इफ़ेक्ट ये होगी कि ये सारी चीज़ों की हमारे यहाँ पर शॉर्टेज होगी। दूसरा, शॉर्टेज हुई तो डेफिनेटली उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। एंड ट्रांसपोर्टर्स जो है वो सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो दैट मीन्स कि तीनों के तीनों सेक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। कोई भी एक सेक्टर अपने आप को बॉस नहीं कह सकता, या कोई एक सेक्टर इम्पोर्टेंट है, अदर दो सेक्शन जो है, अदर टू सेक्शंस वो नेग्लिजिबल है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तीनों के तीनों सेक्टर जो है वो मिलकर वर्क करते हैं। ओके, हाउ डू वी अकाउंट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ वेरियस सेक्टर्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज जो है वेरियस सेक्टर की, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है एंड सर्विस सेक्टर है, तो वहाँ से जो वेरियस सर्विसेज एंड गुड्स जो हमें मिलता है उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन, के टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। सो उसके लिए एग्जांपल दिया है कि अ फार्मर सेल्स वीट एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ kg टू अ फ्लोर मिल। फ्लोर मिल मतलब जहाँ पर वीट को क्रश करके उसका फ्लोर, आटा बनाया जाता है। तो फार्मर ने 15 रुपीज़ पर kg, 1 kg की प्राइस 15 रुपीज़ ऐसे वीट जो है वो सेल किया टू द फ्लोर मिल। देयर इट इज़ टर्न्ड इनटू फ्लोर एंड सोल्ड टू अ बिस्किट मेकिंग कंपनी फॉर 20 रुपीज़ kg। यहाँ पर उसने क्या किया, उस पर प्रोसेस की, उसमें से फ्लोर बनाया और फिर वो फ्लोर जो है वो बिस्किट मेकिंग कंपनी, क्योंकि बिस्किट तो फ्लोर से ही बनते हैं,
ऑल पर्पस फ्लोर हो, मैदा हो या तो फिर वीट हो, बट फ्लोर से बनते। तो उन्होंने बिस्किट मेकिंग कंपनी को ये फ्लोर सेल किया 20 रुपीज़ के जी। परचेज किया था 10 रुपीज़ में, उसे क्रश किया, उसमें से फ्लोर बनाया, फ्लोर बनाने के बाद उसे सेल किया 20 रुपीज़ में। द बिस्किट मेकिंग कंपनी जो है वो उसी फ्लोर में शुगर, घी एंड अदर थिंग्स जो है उसे मिक्स करते हैं विद द फ्लोर एंड मेक 4 बिस्किट पैकेट्स ऑफ बिस्किट। 1 kg फ्लोर में से वो 4 बिस्किट के पैकेट जो है उसे प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹80 पर पैकेट 20 रुपीज़। और ये 4 पैकेट्स जो है वो मार्केट में 20 रुपीज़ पर पैकेट, मीन्स 4 पैकेट है तो 80 रुपीज़ सेल किए जाते हैं। सो बिस्किट जो है वो एंड प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर तक पहुंचता है, हम तक पहुंचता है। देन थिंग्स टू नो, सी द पिक्चर एंड नोटिस द component रिक्वायर्ड टू गेट टी एज द एंड प्रोडक्ट। अब अगर हमको टी चाहिए तो उसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट रिक्वायर है, तो उसकी एग्जांपल दिया है कि 1 कप ऑफ टी की कॉस्ट है वो 7 रुपीज़ 50 पैसा होती है टू द ऑनर ऑफ द होटल एंड ही अर्न्स 2.50 एज अ प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? डेफिनेटली 10 रुपीज़। 7 रुपीज़ 50 पैसा उसकी कॉस्ट है बनाने का, एंड उसमें 2 रुपीज़ 50 पैसा वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है। 7 + 2 9 एंड 50 51, सो 10 रुपीज़ उसकी प्राइस होगी। सपोज अगर मिल्क की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होता है 2 रुपीज़ पर लीटर, तो व्हाट विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट ऑफ द कप ऑफ टी। तो टी की ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी और कप ऑफ टी जो है उसकी सेलिंग कॉस्ट क्या होगी। अगर मिल्क की प्राइस बढ़ी तो डेफिनेटली टी की प्राइस भी इंक्रीज होगी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन योर हाउस होल्ड बजट इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज द 1 रुपीज़ पर केजी। आप जो भी शुगर लाते हो, सपोज आपको मंथली 3 kg शुगर की रिक्वायरमेंट है या 4 kg शुगर की रिक्वायरमेंट है और शुगर की प्राइस 1 रुपीज़ पर केजी इंक्रीज हुई, मतलब आपके बजट में 3 रुपीज़ इंक्रीज हो गए। अब हमको 3 रुपीज़ में कोई ज़्यादा बहुत वो नहीं लगता है कि 3 रुपीज़ इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, बट वही इंक्रीज होते होते कहाँ तक पहुँचता है। एक और क्वेश्चन किया है कि अगर गैस सिलेंडर की प्राइस जो है वो तो ऑलरेडी बढ़ रही है 50 रुपीज़। एक टाइम था जब 315 रुपीज़ या 360 रुपीज़ में आता था गैस सिलेंडर, वो आज 700 में हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो उसकी इफ़ेक्ट हमारे बजट पर होती है। बस एंड स्कूल बस के फेयर जो है उस पर क्या इफेक्ट होगी अगर डीजल की प्राइस जो है वो पर लीटर 2 रुपीज़ 50 पैसे इंक्रीज हो, डेफिनेटली वो फेयर भी इंक्रीज होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एक तो हमने क्लासिफिकेशन किया दैट वॉज सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करें तो उसके जो मेन टाइप्स है वो है 4 टाइप्स। एक है गवर्नमेंट ऑनरशिप, एक है प्राइवेट ऑनरशिप, एक है जॉइंट सेक्टर एंड द 4th वन एंड लास्ट दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। So what is government ownership that we will study in next lecture. Hope you understand everything. Thank you all.